हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास कक्षा 12th के ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12th की ज्योग्राफी का जो अंतिम हमारा फर्स्ट बुक है उसका अंतिम चैप्टर देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला चैप्टर देखेंगे, तो सभी को इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना है और इस मैराथन क्लास को कंटिन्यू करना है। सभी को गुड इवनिंग, ऑल स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और सभी का वेलकम है इस लाइव स्ट्रीम में। और सभी को जुड़ जाना है और इस लाइव क्लास को पहले आपको शेयर कर देना है। तो हम इस मैराथन को कक्षा 12th की इस मैराथन क्लास जो कि हमारी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक की जो अंतिम जो चैप्टर है, इकाई थर्ड का अंतिम चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो हम आज कंप्लीट करने वाले। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एवं जो आपका बेल आइकन का आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सभी को लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना और सभी को वेलकम है और सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास कक्षा 12th के ज्योग्राफी विषय से को लेकर होने वाली है, जो कि मैराथन क्लास होने वाली है। कौन सी? आपकी 8th मैराथन क्लास चलने वाली है। इसके पहले जो 7 मैराथन क्लासें हैं, फर्स्ट बुक की जो 7 मैराथन क्लासें हैं वो मैराथन क्लासें चल गई है हमारी। और इस मैराथन क्लास का जो समय था वो हमारा रहने वाला था 4 बजे, शाम के 4 बजे आपका जो ये मैराथन क्लासें है वो चलती है। तो सभी को गुड इवनिंग है। तो 4 बजे ये क्लासें चलती है ज्योग्राफी की। और इस बार हमारा जो अंतिम चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो रहने वाला इकाई थर्ड में अंतिम चैप्टर है। तो चलिए इस जो मैराथन क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर ओपन की जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ओपन कर दी गई है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इकाई थर्ड का आपका जो चैप्टर है वो होने वाला है। इकाई थर्ड में हमने देखा था जो भी ब्लूप्रिंट है, आरबीएससी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया एंड जो ब्लूप्रिंट जारी किया, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार हमारे यहाँ पर जो चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है प्राथमिक क्रिया से लगाकर अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों का जो ब्लूप्रिंट है वो एक ही रहने वाला है। तो बार बार हम इस ब्लूप्रिंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमारा इस ये जो मैराथन क्लास है वो 8th मैराथन क्लास है। एवं ये जो चैप्टर है वो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा जो चैप्टर है वो रहने वाला है, जिसमें हम पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार वाला चैप्टर है उसमें पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी को इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना और सभी को गुड इवनिंग और सभी को वेलकम है इस क्लास में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर आपको देखना है, पहला ही यहाँ पर दे रखा है न्यूयॉर्क, दूसरा दे रखा है वियना, इसके बाद वाशिंगटन, जेनेवा, डी है आपका जेनेवा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको पहले का आंसर बताना है। तो पहले का जो आंसर है आपका रहने वाला है जेनेवा, डी आंसर है वो सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है पहले का। इसके बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन समुद्र तट से दूर स्थलखंड के पतन को क्या कहते हैं? स्थलखंड का जो पतन है उस पतन को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया आंतरिक पत्तन, दूसरा बताया गया नेवी पत्तन, सी यहाँ पर देख सकते हैं आप अन्वेषपी पत्तन, इसके बाद है तेल पत्तन। तो ए बी सी डी में आंसर बताना है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पत्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो सभी का आंसर यहाँ पर आंतरिक पत्तन बता रहे हैं। तो ए आंसर है वो आप सभी का सही आंसर रहने वाला है। इसी तरह आपको लाइव क्लास को कंटिन्यू करना है और इसी क्लास में ये जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को याद करते जाना है, जिससे आपको
इस क्लास में ही ये जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे और फिर से इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे ही हमारा ये चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम सेकंड बुक स्टार्ट करने से पहले हम ज्योग्राफी की जो टॉपर कॉपी है, जो टॉपर की जो आंसर शीट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आरबीएससी बोर्ड एग्जाम की मॉडल पेपर एवं ब्लू प्रिंट पर आधारित 2024 में जो ब्लू प्रिंट है उस पर आधारित जो टॉपर की कॉपी है उसको हम कंपेरिजन करके हम आपका जो भी आंसर शीट है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कराने वाले हैं। तो इसी जो क्लास है उस कल क्लास को आपको देखना है, क्योंकि ये कक्षा 12 की ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी के लिए वो जो क्लास है आपकी आंसर शीट वाली वो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। तो उस क्लास के लिए आपको वेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन की हमारी जो है आंसर है ए आंसर है आंतरिक पत्तन। आंतरिक पत्तन है उसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग 1996 में 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था। तो यहाँ पर ए में देख सकते 50% था, बी में देख सकते 25% था, सी में देख सकते 35% था, या डी में देख सकते 50% था। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपको कंटिन्यू करना है। तो तीसरे का आंसर ऑल स्टूडेंट्स को बताना है। और यही जो क्लास है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो ये शॉर्ट में जो क्लास है वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका शॉर्ट चैप्टर है और शॉर्ट में ही हम मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो तीसरे का आंसर सभी को बताना है जल्दी से जल्दी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है 25%। बी आंसर है तीसरे का है वो बी आंसर है सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर बात करें चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो पहला यहाँ पर बताया गया 2 प्रकार के, बी यहाँ पर देख सकते हैं सी 3 प्रकार के होते हैं, सी यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रकार के, या डी है 5 प्रकार के होते हैं। तो चौथे का यहाँ पर आंसर है ये है 2 प्रकार के। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार हम देखने वाले कौन कौन से प्रकार होने वाले हैं। तो इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं रबड़ का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है, यानी कि आपका जो रबड़ का जो सबसे बड़ा निर्यात वाला देश है वो कौन सा है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं रूस है, बी यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका है, सी है जापान, या डी है मलेशिया। तो 5वें का सभी को आंसर बताना है। तो सभी आंसर आप देख सकते हैं कि डी आंसर यहाँ पर कंटिन्यू बताया जा रहा है कि मलेशिया आंसर है वो सही होने वाला है। तो आप सभी का जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, मलेशिया आंसर है वो सही आंसर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कोलंबिया और जो ब्राजील है, ब्राजील में किस फसल का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं गेहूं का होता है, बी यहाँ पर पूछा गया मक्का का होता है, सी यहाँ पर देख सके जो कहवा है कहवा का होता है, एवं डी यहाँ पर चावल बताया गया। तो आपका आंसर है वो कहवा जो है, कहवा जो सी आंसर है वो सभी का सही आंसर होने वाला है, जो कि कोलंबिया और ब्राजील में इस प्रकार की जो फसल है उसका उत्पादन है वो अधिक होता है। इसके बाद बात करें तो 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आप को एक बार स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो यहाँ पर ए में बताया गया कि राष्ट्रपति होता है, बी में बताया गया प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का आपको आंसर बताना है। तो बी आंसर है प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है वो अध्यक्ष होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो बी आंसर है वो सभी का सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक जो प्रवाह होता है उस एशिया का आपको क्या बताना है, नाम बताना है, उस महाद्वीप का नाम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले में है एशिया महाद्वीप, बी में है यूरोप महाद्वीप, सी में है उत्तरी अमेरिका, या डी है अफ्रीका। तो 8वें का सभी को आंसर बताना है। तो यूरोप महाद्वीप है उसका सही आंसर रहने वाला 8वें का, कि इस महाद्वीप में एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक जो प्रवाह है वो यहाँ पर किया जाता है, किस पे, यूरोप महाद्वीप में। तो बी आंसर है वो सभी का सही आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें 9वां क्वेश्चन, तो संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार का वर्गीकरण किए गए। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं नौसेना पत्तन, इसके बाद बी है विस्तृत पत्तन, सी है तेल पत्तन, या औद्योगिक पत्तन। तो 9वें का सभी को आंसर बताता है। तो नौसेना पत्तन ए आंसर है वो सभी का सही आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर बताया नौसेना पत्तन उन सभी का सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो अधिकांश स्टूडेंट है वो बी बता रहे विस्तृत पत्तन। नहीं, आपका जो विस्तृत पत्तन है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ए आंसर है
नौसेना पत्तन, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो देशों के मध्य जो व्यापार है वो क्या कहलाता है। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार है वो यहाँ पर ए में देख सकते हैं अंतर्देशीय व्यापार कह सकते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो यहाँ पर सही होने वाला है, तो बी आंसर है वो आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो इसी तरह आपको अपने एग्जाम में प्रिपरेशन करना है और इसी तरह जो आंसर है वो आपको बताते रहना है। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख सकते हैं, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर। आयात जो है एवं जो निर्यात है उसके बीच आपको मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर ए में देख सकते हैं असंतुलित व्यापार, बी में देख सकते हैं विलोम व्यापार, सी में देख सकते हैं व्यापार संतुलन, या डी में देख सकते हैं अनुकूलन व्यापार। तो 11 का सभी को क्वेश्चन बताना है। तो सी आंसर है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, सी आंसर है वो सही रहने वाला है। इसके बाद बात करें 12वां क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो होते हैं। तो इसके बाद 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम राज्य का जोनबिल मेला, जो असम राज्य का जो जोनबिल मेला है उस मेला, ये जो मेला है वो संबद्ध भारत का एकमात्र जो मेला है वो भी कहा जाता है, जो जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है, तो किस लिए जाना है, पशुओं व्यापार के लिए जाना जाता है, वस्तु विनिमय व्यापार के लिए जाना जाता है, कुत्तों के व्यापार के लिए जाना जाता है, या पूंजी विनिमय के लिए जाना जाता है। तो आपका इसमें आंसर होने वाला जो वस्तु विनिमय व्यापार के लिए ये जाना जाता है, तो बी आंसर है या ख आंसर है वो आप सभी का सही आंसर होने वाला है। वस्तु विनिमय व्यापार के लिए असम का जो राज्य है उसमें जो जोनबिल मेला लगता है वो भारत में एकमात्र मेला है जो कि वस्तु विनिमय व्यापार के लिए जाना जाता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन समय में रेशम व्यापारिक जो मार्ग है वो मार्ग जोड़ता है। तो ए में देख सकते हैं रोम को चीन से जोड़ता है, बी में देख सकते हैं तेहरान को भारत से जोड़ता है, डी में आपका सी में देख सकते हैं बर्लिन को भारत से जोड़ता है, या आपका अंतिम है काबुल को चीन से जोड़ता है। तो 14 का आपको सभी को आंसर बताना है। तो सही आंसर है वो आपका है कि रोम को चीन से जोड़ता है। ए आंसर या क आंसर है वो आप सभी का सही आंसर रहने वाला है। क आंसर है यहाँ पर सही रहने वाला है, रोम को चीन से जो कि रेशम व्यापारिक मार्ग है वो जोड़ता है। कौन से समय में, प्राचीन समय में। इसके बाद बात करें 15वां क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं जो एवं 18वीं जो शताब्दी है उस शताब्दी में किन लोगों के द्वारा दास व्यापार किया जाता था। तो दास व्यापार किन लोगों द्वारा किया जाता था, तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है, सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं डोसोतो था जो स्पेनिशों के द्वारा किया जाता है, सी देख सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, या उक्त सभी के द्वारा किया जाता था। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के किन लोगों के द्वारा जो दास व्यापार है वो किया जाता था, तो 15वीं का आंसर है वो सभी को बताना है। तो डचो एवं जो स्पेनिश के द्वारा किया जाता था। तो जिसने भी ख आंसर बताया उन सभी का सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो ख आंसर आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है और स आंसर आपको सभी को बताना है। तो स आंसर, ख आंसर आपका सही रहने वाला है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का जो मूल्य है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विनिर्मित माल का, ख में देख सकते हैं ईंधन व खदान उत्पादन का, घ में देख सकते हैं कृषि उत्पादन का, या आप अंतिम देख सकते हैं रासायन का जो कि बड़ा ग यहाँ पर है। तो विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का जो मूल्य है वो सर्वाधिक है। तो 16वें का आपको आंसर बताना है। तो कृषि उत्पाद जो है उसका जो विश्व व्यापार में वस्तु समूह का जो मूल्य है वो सर्वाधिक है। तो सही आंसर आपका ग रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 क्वेश्चन कि गेट GATT को किस वर्ष में विश्व व्यापार जो संगठन है उसमें WHA जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है में प्रारूप किया गया। तो कौन से वर्ष में विश्व व्यापार जो संगठन है WHO को जो में स्थानांतरित किया गया, तो सन 1995 में किया गया, सन 1997 में किया गया, कि सन 1999 में किया गया, या 2001 में किया गया। तो इसमें आपको बताना है। 70वें का सभी का आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी का आंसर है वो ख आंसर है, सन 1997 1997 आंसर है वो सही रहने वाला है। ख आंसर है, बी आंसर सही है। इसके बाद बात करें 18 क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया कि आसियान का मुख्य जो मुख्यालय है वो है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो जकार्ता यहाँ पर बताया गया। ख में देख सकते हैं कुआलालंपुर, इसके बाद है ख रंगून, इसके बाद सिंगापुर बताया गया। तो 18वें का सभी को क्वेश्चन बताना है। तो जकार्ता है
क आंसर है वो सभी का सही रहने वाला है, जो कि आसियान का मुख्यालय है। कहाँ पर है? जकार्ता में। इसके बाद 19वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मार्गपत्तन है। मार्गपत्तन पूछा गया है, तो यहाँ पर त्रिकोली पहला बताया गया, ख में देख सकते हैं कोची बताया गया है, घ में देख सकते हैं होनोलुलु बताया गया, इसके बाद जो बड़ा ग है उसमें बताया गया पत्तन। तो यहाँ पर 19वें का जो सभी का आंसर है वो रहने वाला है होनोलुलु। जो होनोलुलु है वो विश्व में जो है वो मार्गपत्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का जो मूल्य है वो सर्वाधिक है। तो हमने देख लिया घ आंसर है, कृषि उत्पादन का जो मूल्य है यहाँ पर सर्वाधिक है, तो घ आंसर है वो सभी का सही आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो अति लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज यहाँ पर आएगी। तो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापार के स्तर कौन कौन से, यहाँ पर पूछा गया आपके व्यापार के जो स्तर है वो कौन कौन से है। तो इसी तरह इसी क्लास में आपको जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, एवं इसी क्लास में ये जो क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आपको याद करते जाना है, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो इसी क्लास में याद होते जाएंगे। एवं जो अन्य क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है वो आपको याद नहीं हो तो आपको क्या करना है, इसी क्लास को दोबारा देखना है और फिर से ये जो मैराथन क्लास है उसको कंटिन्यू करना है। इससे आपके जो क्वेश्चन है 2-3 बार इस क्लास को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आपको याद करने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी बार बार। तो एक ही एवं 2 क्लास में ही आप जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसी क्लास में आप चाहे तो ये जो क्लास है उसमें ही आप ये जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको डीपली में इस क्लास को देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यापार के स्तर कौन कौन से हैं। तो व्यापार के 2 स्तर है, कौन कौन से? राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन कौन से? राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये आपके व्यापार के 2 स्तर माने जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय व्यापार क्या है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है कि राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब एक ही राष्ट्र सीमाओं के भीतर ही वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्र की सीमाओं के भीतर यानी कि जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के सीमाओं के भीतर जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बाद सेकंड देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जो वस्तु एवं सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको जो अंतर है वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आपको टिक लगा देना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद कर लेनी है। तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की डेफिनेशन होगी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या होती है। यानी कि जो पूछा गया है कि वस्तु विनिमय जो यहाँ पर व्यवस्था है वो क्या है। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन है उसे ही हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी शब्द है, जो सैलरी शब्द है इससे क्या आशय है। तो सैलरी शब्द यहाँ पर देख सकते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सैलेरियम शब्द से बना है। किससे बना है? सैलेरियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। यानी नमक के द्वारा भुगतान है जो कि सैलरी शब्द से बना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सैलरी शब्द से क्या आशय है या सैलरी शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं छठा क्वेश्चन कि प्राचीन समय में व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। तो क्यों था? तो बाजारों तक ही सीमित क्यों था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन है वो जोखिमपूर्ण होता था। यानी कि लंबी दूरियों तक जो परिवहन का जो साधन है वो लंबी दूरियों तक यहाँ पर परिवहन करना जो है वो जोखिमपूर्ण था। इसी कारण जो व्यापार है वो स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। तो अब देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका परिणाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम। किसमें? उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन विदेशी व्यापार कौन कौन से मूलभूत तत्वों पर आधारित है। तो जो विदेशी व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु एवं सेवा के तुलना जो लाभ है उस लाभ से जो परिपूर्णता एवं हस्तांतरणीयता सिद्धांतों पर आधारित है। किससे आधारित है? परिपूरकता एवं हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वर्तमान समय में व्यापार किसका आधार है।
तो वर्तमान समय में व्यापार किसका आधार है? तो वर्तमान समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का जो है वो आधार है। किसका आधार है? तो आर्थिक संगठन का आधार है। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में व्यापार किससे संबंधित है? तो आधुनिक समय में व्यापार किससे संबंधित है? तो ये आपकी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक समय में व्यापार है वो देशों की विदेशी नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है व्यापार? देशों की जो विदेशी नीति है उससे संबंधित है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके आधार पूछे गए। तो यहाँ पर पहला आधार यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा देख सकते हैं जनसंख्या का जो है वो कारक। इसके बाद है आर्थिक विकास की जो प्रावस्था है वो। इसके बाद विदेशी निवेश की सीमा एवं परिवहन। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है। कौन कौन से? राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, आर्थिक विकास की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा एवं परिवहन। इसके बाद 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष है वो कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण पक्ष है वो 3 महत्वपूर्ण पक्ष है यहाँ पर। परिणाम, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? तो परिणाम, व्यापार संयोजन एवं व्यापार की दिशा। तो ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में छप सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से? तो 3 आपके महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर बताए गए, परिणाम, व्यापार संयोजन एवं व्यापार की दिशा। इसके बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार में क्या परिवर्तन हुए? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 20वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में भारत और चीन अन्य जो विकासशील राष्ट्र थे, जो विकासशील देश थे, उसमें विश्व व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। साथ ही व्यापारिक जो वस्तुओं की जो प्रकृति है वो कैसी हो गई? बदल गई। तो ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार संगठन में विश्व व्यापार में परिवर्तन आए। इसके बाद देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन कि व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी देश के निर्यात एवं जो आयात होता है, आयात एवं निर्यात तो वस्तुओं को लाने और ले जाने का जो काम है उसके मूल्य के बीच सम अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि किसी देश के जो आयात एवं निर्यात के कुल मूल्यों के बीच जो सम अंतर है उसको हम क्या कह सकते हैं? व्यापार संतुलन कह सकते हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापार का उदारीकरण से क्या आशय है? व्यापार का उदारीकरण से क्या आशय है? तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार, व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का जो कार्य है वो मुक्त व्यापार या व्यापार का उदारीकरण कहा जाता है। तो इसका जो कार्य है वो है व्यापारिक अवरोध जैसे सीमा शुल्कों को कम करके किया जाता है। तो इस व्यापारिक जो अवरोध है उस जैसे सीमा जो शुल्क है इसको कम करके किया जाना, इसे हम व्यापार का जो उदारीकरण है वो कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं डंप करने से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? डंप करने से क्या आशय? तो लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमतें किसी वस्तु को देशों के विक्रय करने की जो प्रथा है उसको हम क्या कहते हैं? डंप करना कहलाते हैं। क्या कहलाता है? लागत की जो दृष्टि है उस दृष्टि से नहीं वरन जो भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की जो किसी वस्तु को देशों एवं जो विक्रय है उस करने की जो प्रथा है उसको डंप करना कहलाता है। तो ये हमारा डंप करने से क्या तात्पर्य और इससे क्या आशय है? तो ये आपकी डंप करने से आशय है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विकासशील देशों को डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि जो विकासशील देश है उस देशों में डंप की गई वस्तुओं का सतर्क रहने की जो आवश्यकता है वो क्यों है? तो विकासशील देशों में डंप की गई वस्तुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि मुक्त जो व्यापार के साथ सस्ते मूल्य डंप की गई वस्तुओं घरेलू उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार जो विकासशील देश है उसको डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की जो है वो यहाँ पर आवश्यकता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि गेट GATT का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता जिसे हम क्या कहते हैं? गेट GATT का पूरा नाम पूछ सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, गेट की डेफिनेशन। गेट का जो गठन है GATT का जो गठन है वो कब हुआ एवं क्यों किया गया? तो इसका जो गठन है वो 1948 में विश्व के उच्च सीमा शुल्क एवं विभिन्न प्रकार के जो बाधाएं हैं उनसे मुक्त कराने हेतु कई देशों में कुछ देशों के द्वारा जो गेट गठन
गेट का जो गठन है, GATT का जो गठन है वो किया गया। किस कारण के लिए किया गया था? तो उन जो सीमा शुल्क है उसको विभिन्न प्रकार की जो अन्य बाधाएं, सीमा शुल्क एवं जो अन्य बाधाएं, उन बाधाओं को मुक्त करने के लिए जो कुछ देश है उस देश में गेट का जो गठन है वो किया गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्या है? WHO, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। तो WHO क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विभिन्न देशों के मध्य जो वैश्विक व्यापार तंत्र है, उन वैश्विक व्यापार तंत्रों के नियमों का जो निर्धारण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन को विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं? तो विभिन्न देशों के मध्य जो वैश्विक व्यापार तंत्र है, वैश्विक व्यापार तंत्र है, उस तंत्रों के नियमों का जो निर्धारण करने वाले जो राष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन को विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, टिक लगा देना है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके बाद पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वो कब एवं कहाँ हुई? तो यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वो जनवरी 1995 में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई। कहाँ पर हुई? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। एवं 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निपटान किए गए 9 बार के आधार पर जो पतन है, उन पतनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है यहाँ पर निपटान गए 9 बार के आधार पर। तो औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन, विस्तृत पतन। ये आपके एग्जाम 2024 आपका बोर्ड एग्जाम हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निपटान गए 9 बार के आधार पर पतनों के कितने वर्गों में बांटा है, उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन एवं विस्तृत पतन, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगली जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे कि औद्योगिक पतन किसे कहते हैं एवं वाणिज्य पतन किसे कहते हैं एवं जो विस्तृत पतन है वो किसे कहते हैं। तो 23वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार क्या होते हैं? तो पत्तन एवं जो पोताशय है, यहाँ पर देख सकते हैं पत्तन एवं पोताशय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया का मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 24वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि निपटान किए गए 9 बार के आधार पर पत्तनों को कितने भागों में बांटा है? तो यह क्वेश्चन हमने अभी देखा कि औद्योगिक पत्तन, वाणिज्य पत्तन या विस्तृत पत्तन। इसके बाद पूछा गया अंतर्देशीय पत्तन के 2 उदाहरण। तो अंतर्देशीय पत्तन के 2 उदाहरण जिसे हम मैनचेस्टर पत्तन या कोलकाता पत्तन के नाम से जाने जाते हैं। अंतर्देशीय पत्तन यहाँ पर पूछा गया, तो ये याद रखना आपको 2 पत्तन, मैनचेस्टर पत्तन या कोलकाता पत्तन। एवं यहाँ पर 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध पत्तन कौन सा है? जो स्थलबद्ध पत्तन पूछा गया तो फाइस्को जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध जिसे कह सकते हैं स्थलबद्ध पत्तन है, जो कि सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एवं बात करें तो 27वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तेल शोधन पत्तन के 2 उदाहरण बताने। जो तेल शोधन पत्तन है उनके 2 अंतर है वो बताने। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपोती पत्तन एवं आबादान पत्तन। कौन कौन से है? आबादान पत्तन, त्रिपोली पत्तन, ये तेल शोधन के जो प्रमुख पत्तन हैं, तो इसको याद रखना है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के किन्हीं दो नौसेना पत्तनों के नाम बताइए। तो कच्ची पत्तन एवं कारवाड़ पत्तन जो कि भारत के किन्हीं 2 नौसेना पत्तन के नाम है। कौन से? नौसेना पत्तन के 2 नाम है, कोच्चि पत्तन एवं कारवाड़ पत्तन। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश शब्द का क्या भावार्थ होता है? तो सामुद्रिक पत्तन के पीछे स्थित वह भाग जो समुद्री पत्तन के परिवहन एवं माल के मुक्त प्रवाह को सम्मत करता है। जो मुख्य प्रवाह होता है, पृष्ठ प्रदेश शब्द का जो पृष्ठ प्रदेश है उसका भावार्थ क्या होता है? तो जो सामुद्रिक जो पत्तन होते हैं उसके पीछे स्थित वह भाग जो समुद्री पत्तन के परिवहन एवं जो माल है उस माल को मुक्त प्रवाह को संपत्र करना एवं पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, उसे हम पृष्ठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों को कितने भागों में बांटा गया है? विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पत्तन टेल पत्तन, सेकंड है मार्ग पत्तन, थर्ड है आपका पैकेट पत्तन, इसके बाद आत्रोपो पत्तन एवं नौसेना पत्तन। ये जो पत्तन है ये आपके विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों के भाग है।
तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देख सकते हैं 31वां क्वेश्चन, डम करने से क्या तात्पर्य, ये हमने देख लिया। इसके बाद लघुतरात्मक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लघुतरात्मक क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि औद्योगिक एवं वाणिज्य पत्तन में अंतर बताइए। ये मैंने पूछा था कि औद्योगिक पत्तन एवं वाणिज्य पत्तन में आपको अंतर पूछ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक पत्तन एवं वाणिज्य पत्तन में अंतर। तो औद्योगिक पत्तन थोक जो नौबार के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। कौन से? थोक नौबार के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जबकि वाणिज्य पत्तन है वो सामान्य नौबार से संबंधित जो उत्पादनों एवं निर्मित वस्तुओं को निपटान करते हैं। एवं यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्यापार से क्या आशय। व्यापार पूछा गया है कि व्यापार से क्या आशय है, क्या दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। तो व्यापार की जो डेफिनेशन है वो पहले देखते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का जो स्वैच्छिक आदान प्रदान होता है जिससे हम व्यापार कहते हैं। एवं व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक व्यक्ति पक्ष बेचता, दूसरा पक्ष खरीदता, यानी कि क्रय करना एवं विक्रय करने वाले दोनों इसमें उपस्थित होना जरूरी है। कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, अतः व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक है। एवं बात करें तीसरा क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आदिम समाज, जो आदिम समाज है वो आदिम समाज की विनिमय व्यवस्था किस किस वस्तुओं का जो विनिमय है वो किया जाता था। यानी कि आदिम समाज की जो विनिमय व्यवस्था है उस विनिमय व्यवस्था में किन किन वस्तुओं का जो विनिमय है वो यहाँ पर किया जाता था। तो आदिम समय में जो व्यापार है उसका जो आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था थी, जिनके अंतर्गत वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। यानी कि आदिम समय में क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। यानी कि आपने जो गेहूं दिए तो गेहूं के बदले आप जैसे कि अन्य जो चीजें हैं वो ले सकते हैं। आप गेहूं देकर उससे आप चावल भी ले सकते हैं। इस प्रकार जो वस्तु के बदले जो वस्तु का यहाँ पर विनिमय है वो किया जाता था। एवं कागजी एवं मुद्दा आने से पूर्व चमक पत्थर एवं जो ऑब्सिडियन, कांगने, कोच, आवरी, शेल, चीते के पंजे एवं हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाले फर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी, स्वर्ण का जो उपयोग है वो वस्तु विनिमय व्यवस्था की प्रमुख रूप से किया जाता था। तो ये आदिम समाज की विनिमय व्यवस्था में किन किन वस्तुओं का जो विनिमय है वो किया जाता था। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, तो विश्व व्यापार संगठन को कार्यों का उल्लेख यहाँ पर पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का यहाँ पर उल्लेख पूछा गया। तो यह समूह सभी सदस्य के देशों के बीच जो आपसी विवाद है उन आपसी विवादों का जो निपटान है वो करता है। कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। ये सभी सदस्यों के बीच व्यापार संबंधित नियमों का जो निर्धारण है वो भी करता है। साथ ही यह समूह व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आधार जो प्रदान है वो करता है वैश्विक स्तर पर। एवं पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक क्रिया की अवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कैसे? तो आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। वो कैसे? तो आर्थिक क्रिया की प्रावस्था किसी देश की जो आर्थिक विकास की अवस्था से उस देश के व्यापार की वस्तुओं का जो प्रकार अथवा व्यापार की गई वस्तुओं का जो स्वभाव है वो परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो आर्थिक विकास की जो प्रावस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कैसे है? तो आर्थिक विकास की जो प्रावस्था है वो कोई किसी देश की जो आर्थिक विकास की जो अवस्था है उस देश के व्यापार वस्तुओं का जो प्रकार अथवा व्यापार की गई वस्तुओं का जो स्वभाव है वो परिवर्तन हो जाता है। और कृषि प्रधान जो देश है उसका विनिर्माण वस्तुओं के लिए जो कृषि उत्पादक है उस कृषि उत्पादों को का जो विनिमय वो किया जाता है। जबकि विश्व के जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न जो राष्ट्र है वो मशीनरी एवं निर्मित माल का जो निर्यात है वो करते हैं। साथ ही कच्चे माल एवं खाद्यान्नों का जो आयात है वो भी करते हैं। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इस बार आने वाला है आपका क्वेश्चन कि द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक में अंतर पूछा गया है। द्विपार्श्विक किसे कहते हैं, बहुपार्श्विक किसे कहते हैं? तो द्विपार्श्विक ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो वर्ग हैं। तो द्विपार्श्विक देख सकते हैं दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किए जाने वाले व्यापार को हम द्विवार्षिक कहते हैं। बहु यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार के अंतर्गत एक देश कुछ कच्चे पदार्थों के व्यापार के लिए समझौतों एक साथ सहमत हो सकता है, दूसरे देश कुछ विशिष्ट सामग्री खरीदने अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। एवं दूसरा देख सकते हैं बहुपार्श्विक व्यापार। तो बहुपार्श्विक व्यापार का जो बहुत से जो व्यापारी है वो देशों के साथ किया जाता है, कई देशों के साथ है वो किया जाता है। यानी कि बहुपार्श्विक है एवं ये जो बहुपार्श्विक है वो कई देशों के साथ किया जाता है। तो एक देश के कुछ व्यापारिक समझ जो साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो ये बहुपार्श्विक की यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। तो द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार।
तो इसके बाद 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का उल्लेख हमने देख लिया 7वां क्वेश्चन। तो विश्व व्यापार संगठन के जो कार्य है उनका जो उल्लेख है वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन कि पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेशद्वार क्यों कहा जाता है। तो जो पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेशद्वार क्यों कहा जाता है, तो पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के जो मुख्य प्रवेश है उप मुख्य प्रवेश के द्वार होते हैं। समुद्री मार्ग जो भारी अधिक जो मात्रा में जो माल की जो ढुलाई है वो सबसे सस्ते साधन होते हैं। पत्तन सागरीय तट पर वह स्थान होते हैं जहाँ दूसरे देश से आयात किए गए जो माल है उसको उतारना चढ़ाना जो काम है वो पत्तन के द्वारा किया जाता है। तो देश में उत्पादित माल को निर्यात के रूप में दूसरे देशों को बेचा जाता है। पत्तन जो समुद्री मार्ग होते हैं उसको हम पत्तन कहते हैं, जो माल को उतारना एवं ले जाना उसको हम पत्तन के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार पत्तन एक प्रवेश एवं निकास बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। एक पत्तन द्वारा निपटान गए नौबार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जनसंख्या कारक का आधार को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या कारक यहाँ पर पूछा गया है। तो विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या आकार वितरण एवं उसकी जो विविधता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के प्रकार एवं मात्रा को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, मात्रा को जो है वो प्रभावित करती है। जिससे पहला यहाँ पर देख सकते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक यहाँ पर क्या कहना चाहता है, तो विभिन्न देशों में मिलने वाली अलग अलग जो सांस्कृतिक कला है उस सांस्कृतिक कलाओं में हस्तशिल्प एवं विभिन्न रूप मिलते हैं। विभिन्न देशों के जो उत्तम कोटि के हस्तशिल्पों के उत्पादन विश्व में पर्याप्त मांग रहती है। साथ ही उदाहरण के लिए हम देखें तो चीन द्वारा जो उत्पादित चीनी मिट्टी के बर्तन, ईरान में कालीन, उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का जो कार्य है एवं इंडोनेशिया के जो बटिल वस्त्र आदि जो बहुमूल्य हस्तशिल्प होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या का आकार में सघन जनसंख्या घनत्व रखने वाले देशों में आंतरिक जो व्यापार है वो अधिक, बाह्य व्यापार कम होता है। इसके बाद बात करें उत्तम जीवन स्तर की गुणवत्ता रखने वाले देशों में जो आयातित उत्पादनों की मांग है वो सबसे अधिक ज्यादा होती है। एवं जबकि जो निम्न जीवन स्तर रखने वाले जो देश है, जो निम्न जीवन स्तर रखते हैं उन देशों की जो आयातित उत्पादन की जो मांग है वो सबसे कम होती है। तो ये जनसंख्या का आकार हो गया। इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निपटान किए गए 9 भार के आधार पर पत्तों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन थे हमने देखे, तो इसका जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है, जिसमें मैंने यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं बनाया गया है कि औद्योगिक पत्तन, इसके बाद विस्तृत पत्तन एवं वाणिज्य पत्तन। तो पहले देखते हैं औद्योगिक पत्तन किसे कहते हैं। तो इस श्रेणी के पत्तन थोक 9 बार, जैसे अनाज हो गया, चीनी हो गया, अयस्क हो गया, तेल हो गया, रसायन हो गए, समपक्ष पदार्थ हो गए, इस कार्य का विशेष रूप से संपादित करते हैं, जिसे हम औद्योगिक पत्तन कहते हैं। वाणिज्य पत्तन, इस श्रेणी में पत्तन सामान्य 9 बार संकेंद्रित उत्पादन तथा जो विनिर्मित वस्तुओं का जो निपटान है वो करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निपटन किए गए 9 बार के आधार पर पत्तनों का वर्गीकरण है वो कीजिए। तो ये आपका, साथ ही यह पत्तन यात्री परिवहन की व्यवस्था करते हैं। तो ये हो गया आपका वाणिज्य पत्तन। अब देखते हैं विस्तृत पत्तन। विस्तृत पत्तन में यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्तृत पत्तन किसे कहते हैं। तो इस श्रेणी के पत्तन बड़े परिणाम में सामान्य 9 बार थोक स्तर पर संपादन करते हैं। विश्व के अधिकांश मुख्य पत्तन इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं। विश्व के जो अधिकांश प्रमुख पत्तन होते हैं वो इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं। कौन सा श्रेणी से? विस्तृत पत्तन। अब बात करें यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, तो व्यापार का उदारीकरण से क्या अभिप्राय है। तो व्यापार का उदारीकरण से अभिप्राय है एवं उसके लाभों का वर्णन करना है। तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने उसका कार्य है वो मुक्त व्यापार अथवा व्यापार का उदारीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो उसे हम व्यापार का उदारीकरण कहते हैं। इसके जो कार्य है एवं लाभ है यहाँ पर देख सकते हैं। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क आदि को हटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादन एवं सेवाओं को प्रतियोगिता करने के लिए व्यापार का उदारीकरण समस्त स्थानों से जो वस्तु एवं जो सेवा है उन सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। इससे बाजारों के जो विकल्प की जो उपलब्धता है वो मिलती है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंतर्देशीय पत्तन एवं बाह्य पत्तन किसे कहते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर्देशीय पत्तन किसे कहते हैं। तो ये पत्तन सागरीय तट से दूर अवस्थित होते हैं।
ये जो पतन होते हैं ये कैसे पतन होते हैं, जो महासागर है उन सागरीय तट से कैसे होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन सागर में इन पतनों का संबंध एक नदी या एक नहर से जुड़ा होता है, जो कि ये पतन है, ये पतन एक नदी या एक नहर से जुड़ा होता है। साथ ही उदाहरण के लिए मानचेस्टर पत्तन सागर से एक नहर द्वारा, सिर्फ पत्तन मिसिसिपी नदी द्वारा, कोलकाता पत्तन हुगली नदी द्वारा सागर से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके अंतर्देशीय पत्तन के उदाहरण हो गए। बराह पत्तन देख सकते हैं, ये गहरे सागरीय जल में पत्तन होते हैं। ये जो गहरे सागर होते हैं उसमें ये पत्तन होते हैं। कौन से? बराह पत्तन। एवं वास्तविक पत्तन से दूर स्थापित होते हैं, जो वास्तविक पत्तन होते हैं उससे दूर पत्तन होते हैं। यह पत्तन ऐसे बड़े आकार के जलयानों में के आवागमन के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पैतृक पत्तन तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए एथेंस यूनान का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र पत्तन, फिलियंस उच्च कोटि का संयोजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये 12वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन, विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर बंदरगाहों का वर्गीकरण है वो कीजिए। अथवा दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार है वो बताइए। तो विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों का जो वर्गीकरण है वो विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों का निम्न 5 वर्गों में पाया गया। तो तेल पत्तन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद पैगेट स्टेशन या फेरी पत्तन। इसके बाद यहाँ पर कोपेनहेगन एवं बाल्टिन क्षेत्र के लिए ये नहीं है आपका नौसेना पत्तन यहाँ पर बताया गया। एवं आत्रोपो पत्तन ये जो है ये प्रमुख पत्तन है। तो यहाँ पर इसका जो वर्णन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर बंदरगाह को जो वर्गीकरण है वो कीजिए एवं विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पत्तनों का जो प्रकार है वो बताइए। तो पहला तेल पत्तन, इस श्रेणी के पत्तन शोधित तेल का परिवहन है वो नौ परिवहन के द्वारा कार्य करते हैं। उदाहरण आबादान पत्तन, मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन जैसे पत्तन जहां जलयान पुनः ईंधन भरने एवं जल भरने का जो खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते हैं, यानी कि वहां पर रुकते हैं एवं वे मार्ग पत्तन के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए अंदन, होनोलुलु, सिंगापुर पत्तन ये प्रमुख पत्तन तेल पत्तन के नाम से जाने जाते हैं। एवं देखें तो पैगेट स्टेशन या फेरी पत्तन, इस श्रेणी के जो पत्तन होते हैं विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों को परिवहन से जुड़े होते हैं। ये जो पैगेट स्टेशन या फेरी पत्तन होते हैं ये पत्तन होते हैं विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में डोबर, फ्रांस में फेलाइंस नामक पत्तन ये होते हैं। इसके बाद बात करें तो आत्रोपो पत्तन, तो इस प्रकार के जो श्रेणी के जो पत्तन है ये विभिन्न देशों के निर्यात हेतु लाई गई वस्तुओं का संग्रहण है वो किया जाता है। उदाहरण के लिए सिंगापुर एशिया के लिए और रोटरडम यूरोप के लिए, तथा आप देख सकते हैं अगला जो यहाँ पर है कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आत्रोपो पत्तन के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद बात करें तो नौसेना पत्तन, तो ये जो नौसेना पत्तन होते हैं इस श्रेणी के पत्तन युद्धक जलयानों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये जो पत्तन होते हैं ये जो पत्तन है वो युद्धक जलयानों की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं। साथ ही इन जलयानों को जो मरम्मत है वो वर्कशिप चलाते हैं, मरम्मत की वर्कशिप चलाते हैं। भारत में जो कोची एवं जो कारवार ऐसे ही पत्तन है जो कि नौसेना पत्तन के अंतर्गत आते हैं। ये जो दो पत्तन थे कौन कौन से भारत में, कोची एवं कारवार, ये आपके कैसे पत्तन है, नौसेना पत्तन है। तो इस तरह हमारी जो मैराथन क्लास है वो यहाँ पर एंड होती है। तो आपकी जो मैराथन क्लास है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो इस कंप्लीट मैराथन क्लास को आपको इसी क्लास में याद कर लेना है। अगर याद नहीं किए तो फिर से इसी क्लास को फिर से रिपीट करना है, क्योंकि आपको आपकी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी मैराथन क्लासेस यू करके आपकी जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो की जो मैराथन क्लास है वो आपके जितने भी चैप्टर हैं, आपकी बुक फर्स्ट है उस बुक फर्स्ट के जितने भी जो मैराथन क्लास है वो पूरी मैराथन क्लास है वहाँ पर डाल दी गई है। तो उन मैराथन क्लासों को आप देख सकते हैं। तो आज की जो मैराथन क्लास है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले समाप्त होगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं कक्षा 12 की जो टॉपर की कॉपी है, जो कि हम देखने वाले हैं 2023-24 का जो सेशन है उसके अनुसार हम इस टॉपर कॉपी को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखने वाले हमारी जो बुक सेकंड भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर देखेंगे, उसकी मैराथन क्लास हमको देखने वाले हैं। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। सभी को गुड इवनिंग एवं सभी को वेलकम है फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतने, सभी को थैंक यू, गुड इवनिंग।